नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 8 को। यह आपकी 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। अब से थोड़ी देर पहले मैंने असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 आपके साथ शेयर की थी और नियर अबाउट 10 मिनट्स के बाद आपको असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 भी मिल जाएगी। ये जितनी भी असेसमेंट वर्कशीट आपकी आई है वो सभी असेसमेंट वर्कशीट आपकी प्री बोर्ड एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इनमें वो सभी क्वेश्चंस कवर किए गए जो आपके टेक्सुअल एक्सरसाइज में दिए गए, जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए गए। साथ ही साथ जितने भी अनुच्छेद आपने किए हैं इन सभी असेसमेंट वर्कशीट में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हो सकता है कि वो अनुच्छेद एज इट इज ज्यों का त्यों उठा करके आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाए। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 की। उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, ये सभी असेसमेंट वर्कशीट आपके जिस भी सब्जेक्ट की है आपको एक साथ मिल जाएगी। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में आपको असेसमेंट वर्कशीट की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको सभी असेसमेंट वर्कशीट सीरियल वाइज लगी हुई मिलेगी। सभी को आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने में आपको नियर अबाउट 1.5 घंटे के आसपास टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि छोटी छोटी वर्कशीट है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 की बात की जाए तो आज हमें एक अनुच्छेद मिला है हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से, और ये अनुच्छेद भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस अनुच्छेद को हमें पढ़ना है, समझना है, फिर इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए जिनको हमें हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी अनुच्छेद को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बात की गई नेपोलियन की, बात की गई 1815 की। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, नेपोलियन की हार किस में होती है? 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है। ओके, वाटरलू की लड़ाई होती है जिसमें नेपोलियन की हार होती है। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। यानी यूरोप में जितनी भी सरकारें थी वो चाहती थी कि रूढ़िवाद के दोबारा से पैर जम जाए, क्योंकि नेपोलियन से पहले जब क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, उसके बाद पैर उखड़ने लग गए थे। यानी लोकतंत्र के विचार था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया था, राष्ट्रवाद की भावना उसका विकास हो रहा था। लेकिन जब नेपोलियन की हार हुई तो दोबारा से इनको थोड़ा सा मौका मिला कि हम अपनी जड़ें दोबारा से जमा लें। किसकी जड़ें? रूढ़िवाद की जड़ें। अब ये रूढ़िवादी कौन थे? रूढ़िवादी जिनको हम लकीर के फकीर कहेंगे, यानी कि जो बदलाव नहीं चाहते थे, जो चाहते थे कि जैसा पहले चलता रहा वैसे ही रहना चाहिए, राजतंत्र रहना चाहिए, राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। जैसे हम मुगल वंश में देखते आए थे, मुगल वंश में था ना कि हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, कि वो भी चाहते थे कि ऐसा ही चले। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार को बनाए रखना, ये सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ वैसा का वैसा रहना चाहिए। वो क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे, जब लुई 16 को लटका दिया गया था उस दौर की वापसी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जो जैसा चल रहा था पहले रूढ़िवादी शासन व्यवस्था वो वैसी ही रहनी चाहिए। हालांकि एक चीज वो समझ चुके थे कि नेपोलियन के द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने जान लिया था कि आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन है वो राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूती देगा। यानी अगर हमें आगे बढ़ना तो समय बदला है, समय बदलने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हमें बदलना पड़ेगा। और उन्हें लगता था कि जब हम थोड़े सुधार करेंगे तो इससे राजतंत्र है उसको मजबूती मिलेगी, रूढ़िवादी शासन को मजबूती मिलेगी। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकते हैं अगर मॉडर्नाइजेशन करते हैं। एक आधुनिक सेना होनी चाहिए, कुशल नौकरशाही होनी चाहिए, गतिशील अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, सामंतवाद और भूदास्ता उसकी समाप्ति होनी चाहिए। इससे जो निरंकुश राजतंत्र है वो ज़्यादा मजबूत होगा। यानी ये चीज़ वो समझ चुके थे, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी लेकर के आ रहे थे। 1815 में जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था कि 1815 में नेपोलियन की हार होती है। नेपोलियन वही बंदा था जिसने पूरी यूरोप की बैंड बजा दी थी अकेले, और अकेले को हराना किसी के बस की बात नहीं थी। तो इसलिए ब्रिटेन, पर्शिया, रूस और ऑस्ट्रिया ये चारों देश मिलकर के नेपोलियन को हराया था। कब? 1815 में, जो वाटरलू की लड़ाई थी उसमें। ठीक, उसके बाद उस हार के बाद यानी कि उनको हराने के बाद यूरोप में इन चारों देशों के जो प्रतिनिधि थे वो एक समझौता तैयार करने के लिए वीना में मिले थे, जिसको हम वीना संधि या वीना कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जिसको हमने चैप्टर में डिटेल में भी डिस्कस कर लिया है। ठीक, और इस सम्मेलन की, इस कांग्रेस की, इस मीटिंग की जो मेजबानी थी वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। ड्यूक मैटरनिक जो बंदा था बड़ा तेज तरार बंदा था। 1815 से लेकर के 1850 तक, उसके बाद जो यूरोप में पत्ता तक इनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता था। इसी ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, क्योंकि इन्हें लगता था कि फ्रांस में कुछ भी गड़बड़ होती है समस्या पूरे यूरोप के लिए खड़ी हो जाती है। ओके, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद जिसको हमने समझ लिया। अब इसी पर आधारित प्रश्न है जिनको हम देखेंगे और आपको इसको लेना है क्विज की तरह। ठीक,
जैसे मैं प्रश्न आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ऑप्शन आपको देता हूँ, उसके बाद आपको अपना आंसर गैस करना है। आपका स्कोर क्या रहता है वो मेरे साथ आप शेयर करोगे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, नेपोलियन की हार कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला 1814 1814 में, दूसरा 1815 1815 में, तीसरा 1587 1587 में, चौथा 1816 1816 में। करेक्ट आंसर आपका रहेगा बी 1815 1815 में नेपोलियन की हार होती है वोटरलू की लड़ाई में। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन को हराने में इनमें से कौन सी यूरोपीय शक्ति शामिल नहीं थी? यह हमें बताना है, यानी कि 3 शक्तियां शामिल थी, एक नहीं था। पहला विकल्प है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन दिया गया फ्रांस, तीसरा ऑप्शन दिया गया हमारा रूस, चौथा है ऑस्ट्रिया। करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा फ्रांस, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का ही शासक था। ओके, तो फ्रांस खुद नेपोलियन को कैसे हरा सकता है? ओके, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है, वीना कांग्रेस क्यों आयोजित की गई थी? ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया नेपोलियन को दोबारा राजगद्दी पर बिठाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है समाज का क्रांति से पहले के दौर में पूरी तरह वापसी के लिए, तीसरा ऑप्शन है यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी, यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए। वैसे समझौता क्या था? बंदरबांट थी कि यूरोप में जहां जहां पर नेपोलियन का कब्जा था अब उसकी बंदरबांट हम आपस में कर लेते हैं, तो उसके लिए वो मीटिंग होती है, वो कांग्रेस होती है। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद फोर्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, चौथे प्रश्न को देखते हैं। फोर्थ आपका क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से क्या यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को मजबूत बना सकते थे? ठीक, क्या? पहला, नेपोलियन के द्वारा शुरू की गई आधुनिकीकरण जो मॉडर्नाइजेशन था, किसी यूरोप में राजतंत्र मजबूत हो सकता था। दूसरा, क्रांति के पहले के दौर में वापसी, इससे राजतंत्र मजबूत हो सकता था। सी दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए, कि नेपोलियन ने जो मॉडर्नाइजेशन किया था, आर्मी को बेटर किया था, इकोनॉमी को सुधारा था, व्यापार को सुधारा था, कि वो राजतंत्र को मजबूत बना सकते थे। तो पहले 4 क्वेश्चन है, उनके आंसर एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, नेपोलियन की हार 1815 में होती है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, नेपोलियन को हराने में फ्रांस की कोई भूमिका नहीं थी। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है उसमें सी करेक्ट आंसर रहेगा, यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वीना कांग्रेस होती है। और फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है उसमें ए करेक्ट आंसर रहेगा, यूरोप में निरंकुश राजतंत्र को मजबूत करने के लिए नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए आधुनिकीकरण हेल्पफुल हो सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न दिया गया। 5वां हमारा प्रश्न है, वीना कांग्रेस कब आयोजित की गई थी? ये हमें बताना है। ओके, तो इसमें विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है हमारा 1820 1820 में, 1815 1815 में, तीसरा 1840 1840 में, चौथा 2000 2000 में। करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा 1815 में, यानी कि जिस वर्ष नेपोलियन की हार होती है वाटरलू के युद्ध में, उसी वर्ष वीना कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 6th क्वेश्चन को देखिए, वीना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? यानी कि वीना कांग्रेस उसकी अध्यक्षता किसने की थी? यानी वहां पे प्रधान चौधरी कौन बना था उस कांग्रेस में, उस मीटिंग में? पहला ऑप्शन है नेपोलियन, दूसरा आपका मैटरनिक, तीसरा कावुर और चौथा फिलिपेट। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, यानी मैटरनिक है, उन्होंने वीना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, मेजबानी की थी। ओके, यानी कि वही अध्यक्ष थे, उन्होंने बड़े बड़े डिसीजन लिए थे। अब ये मैटरनिक कौन थे? ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। अब चांसलर क्या होते हैं? जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे कई देशों में जो प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद 7th आपका क्वेश्चन दिया गया। 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के सत्र पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है? यानी विकास के आधार पर इनमें से कौन सा जो संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है? पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा आपका भंडार संसाधन, चौथा यहाँ पर दिया गया सामुदायिक संसाधन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी रहेगा। सामुदायिक संसाधन है, ये विकास के आधार पर नहीं होता बल्कि स्वामित्व के आधार पर विकास जो संसाधन का प्रकार है। चौथा होता है संचित। ठीक, विकास के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। तो डी जो सामुदायिक है वो सही नहीं है विकल्प यहाँ पर, यानी कि ये विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 8th आपका क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखिए, पहला आपका विकल्प है गन्ना, दूसरा गेहूं, तीसरा चावल और चौथा तरबूज। ठीक, तो यहाँ पे गन्ने को तैयार होने में 9 से 12 महीने लगते हैं, गेहूं को तैयार होने में लगभग आपके 5 महीने के आसपास मुश्किल से लगते हैं, 4 साढ़े 4 महीने लगते हैं, चावल को तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं, तरबूज को तैयार होने में लगभग 1.5 से 2 महीने लगते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना, जिसको 9 से 12 महीने लगते हैं। ठीक, उसके बाद 9th क्वेश्चन को देखिए। 9वां आपका प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, प्रदीप को बिना कारण बताए
बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। ठीक, बताइए वह किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में कार्यरत है। तो पहला विकल्प दिया गया वो असंगठित क्षेत्र में, दूसरा वो संगठित क्षेत्र में, तीसरा ए और बी दोनों में है, चौथा ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा बी, संगठित क्षेत्र में। यानी जो संगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, जहां पर सरकार के नियमों का पालन किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है वो संगठित क्षेत्र में आएंगे, उनको बिना उचित कारण के जॉब से नहीं हटाया जा सकता। ठीक, अब जो प्राइवेट स्कूल में तो उसको कभी कह सकते हैं भाई टाटा बाय बाय, अभी जरूरत नहीं आपकी, कह सकते ना। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं कह सकते, यानी जरूरी नहीं कि वो सिर्फ गवर्नमेंट हो, जैसे बड़े बड़े बैंक होते हैं जहाँ गवर्नमेंट के नियमों का पालन किया जाता है तो वो भी संगठित क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी प्रदीप को जब नहीं हटाया जा रहा है इट मीन्स वहाँ जॉब सिक्योरिटी, और जॉब सिक्योरिटी संगठित क्षेत्र में होती है। 10वां आपका प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, कौन सा सही है ये हमें बताना है। पहला, हैब्सबर्ग साम्राज्य में इतालवी समाज विभिन्न राजवंशों में बंटा हुआ था। बिल्कुल सही है, 7 टुकड़ों में बंटा हुआ था इटली, और उसमें से कुछ टुकड़े अलग अलग साम्राज्यों के अधीन थे। दूसरा, जो मैथ्सिनी है, जोसेफे मैथ्सिनी, जिसको इंग्लिश में मेजनी कहा जाएगा, जोसेफे मेजनी ने एकीकृत मतलब यूनाइटेड इटली के लिए, इतालवी हो गया इटली के लिए, उन्होंने एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी, एक प्लानिंग की थी, उन्होंने की थी, ये भी सही है, की थी। जोसेफी मैथ्सिनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी, ये भी सही है, उसने यंग इटली और यंग यूरोप 2 संस्थाएं बनाई थी। ठीक, ये भी सही है। 4th है, 1861 में विक्टर एमनुअल द्वितीय ने स्वयं को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। ओके, तो ये थी हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके क्लास 10th के टर्म 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको 1 शॉर्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया, डिटेल में डिस्कस कर लिया। उन वीडियोज़ को अगर आप सबको देखते हो तो 14 to 15 आवर्स में आपकी कंप्लीट एसएसटी हो जाएगी, मस्त तरीके से हो जाएगी। ओके, उसके बाद हमने सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर कर दिए। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 सोशल साइंस की एमसीक्यू सीरीज मिलेगी, दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको क्लास 10 सोशल साइंस का जीनियस बैच, वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।